Good morning, students. Today I am present here with a new chapter, phrases. This is your 17th chapter of Essentials of English Grammar and Composition. It is prepared for class 7th. In this chapter, you will get a lot of knowledge and informations about phrases. For the first time, I shall define the definition of phrase, and later on, I shall put a lot of examples related to phrases. One more, I want to confirm you that I shall discuss this new chapter both in English and in Hindi. First of all, I have already tell you that I am going to define about phrase. A group of words that make sense but not complete sense is called a sentence. शब्दों का एक समूह जो एक भाव देता है लेकिन संपूर्ण भाव नहीं देता है, जिसे हम फ्रेज कहते हैं. As for example, Mrs. Mehra is a woman of great intelligence. तो यहाँ पर इस वाक्य में वुमेन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस है, यानी श्रीमती मेहरा एक बुद्धिमान महिला है. तो अ वुमेन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि श्रीमती मेहरा के बारे में बहुत कुछ कह देते हैं. नेक्स्ट, द ट्रैवलर सेट डाउन अंडर अ ट्री. अब इस वाक्य का अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री जो है वह फ्रेज है, वह एक सेंटेंस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है. इसका कोई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस का एक पार्ट है. यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, अंडर अ ट्री. यह भी यात्री के बारे में बहुत कुछ कह देता है, यात्री के बारे में जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन को देता है कि यात्री पेड़ के नीचे बैठा है. टू प्ले चेस इज़ नॉट ईजी. चेस खेलना आसान नहीं होता है. टू प्ले चेस, यहाँ पर जो टू प्ले है, ये टू प्ले भी चेस के बारे में बहुत कुछ कह देता है कि चेस खेलना आसान नहीं है. टू प्ले चेस यह क्या है? एक सेंटेंस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो कि कंप्लीट हिस्सा नहीं है, लेकिन जब ये सेंटेंस के साथ मिल जाता है तो सेंटेंस के अन्य वर्ड्स के साथ अपने बेहतर संबंध को स्थापित करके संपूर्ण अर्थ को प्रदान करता है. लेकिन इसको अगर आप वाक्य से बाहर निकाल दें, अंडर अ ट्री करें, तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि पेड़ के नीचे. तो पेड़ के नीचे कोई सो भी सकता है, पेड़ के नीचे कोई बैठ भी सकता है, पेड़ के नीचे कोई खड़ा भी हो सकता है. कई तरह के भाव को यह एक्सप्रेस करता है. फिर भी अर्थ यही हुआ कि अंडर अ ट्री का मतलब हो गया पेड़ के नीचे. अगला एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन लाइक फ्लाइंग काइट्स. बच्चों को पतंग उड़ाना पसंद है. बच्चों को पतंग उड़ाना पसंद है. अब इस वाक्य में फ्लाइंग काइट्स, फ्लाइंग जो काइट्स है
यह फ्रेजेस है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और यह भी बच्चों के बारे में जानकारी देते हैं कि बच्चों को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, पसंद है। लेकिन सब्जेक्ट इस वाक्य में रहे या न रहे, फ्लाइंग काइट्स अगर कहीं भी लिखा जाए तो यही अर्थ होगा कि पतंग उड़ाना। तो पतंग उड़ाना शायद ही किसी को बुरा लगता होगा, बच्चों के बीच तो ये काफ़ी पॉपुलर है, बच्चे इसे काफ़ी लाइक करते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि फ्रेज जो होता है वो वाक्य का एक टुकड़ा होता है जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपने संबंध को स्थापित करके, अपने संबंध को जोड़ते हुए अर्थ को व्यक्त करता है। तो ये 3 एग्जाम्पल देकर मैंने आपको फ्रेज के बारे में समझाया। अब चलिए इसी के संदर्भ में हम आपको सेंटेंस के बारे में भी बता दें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक ग्रुप जो एक संपूर्ण अर्थ देता है, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जो शब्दों का क्रम, शब्दों का समूह एक साथ मिले, सब्जेक्ट अपने जगह पर हो, वर्ब अपने जगह पर हो, ऑब्जेक्ट अपने जगह पर हो, कॉम्प्लीमेंट अपने जगह पर हो, तो वैसे वाक्यों को हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की प्रधानता होती है। तब तक कोई भी वाक्य सेंटेंस नहीं होता है जब तक कि सब्जेक्ट और वर्ब उसमें न हो। इसलिए एक शर्त है, देयर इज अ कंडीशन विद द सेंटेंस टू मेक अ सेंटेंस, इट इज एसेंशियल टू बी अ फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। कम से कम एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं बता दूं, जो पूर्व में मैंने जो 4 एग्जाम्पल आपको बताया प्रीवियसली, आई मैंशनड दोज 4 एग्जाम्पल्स इन विच आई put some of phrases, the same sentences are being repeated in this context. Mrs. Mehra is a woman of great intelligence. इस वाक्य में मिसेस मेहरा एक सब्जेक्ट हो गया, इज एक वर्ब हो गया और अ वुमेन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको हम वाक्य कहेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैं पहले आपको बताया, इसी वाक्य में अ वुमेन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लीमेंट है और साथ में ये फ्रेज भी हैं। जो वाक्य में जो अन्य शब्द हैं मिसेस मेहरा और इज, यानी मिसेस मेहरा एक नाउन हुआ और इज एक वर्ब हुआ, इसके साथ अपने संबंधों को जोड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल, द ट्रैवलर सेट डाउन अंडर द ट्री। इस वाक्य में ट्रैवलर जो है वो सब्जेक्ट है, सेट डाउन एक वर्ब है और अंडर अ ट्री एक कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से ये जो एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है और एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक अंडर अ ट्री है, यह पूरे वाक्य का एक शेप देता है, एक आकार देता है। टू प्ले चेस इज नॉट इजी। इस वाक्य में टू प्ले चेस एक फ्रेजेज है, लेकिन
यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट की भूमिका में है, टू प्ले अ चेस एक सब्जेक्ट की भूमिका में है, और ईज एक फाइनाइट वर्ब की भूमिका में है, ठीक है। और ईजी जो है एक कॉम्प्लीमेंट है। तो टू प्ले चेस इज़ नॉट ईजी, इसको हम सेंटेंस कहेंगे। और इसी सेंटेंस में टू प्ले चेस एक फ्रेज है जो कि वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलकर अपने संबंधों को मजबूत करता है और एक शानदार अर्थ देता है। चिल्ड्रेन लाइक प्लेइंग लाइक फ्लाइंग काइट्स, चिल्ड्रेन लाइक फ्लाइंग काइट्स, बच्चों को पतंग उड़ाना पसंद है। अब इस वाक्य में चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया, लाइक जो हो गया वर्ब हो गया, और फ्लाइंग काइट्स एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पर एक सेंटेंस होने के लिए जो एक शर्त है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो सारे शर्त इस वाक्य में है। एक बात मैं आपको बता दूँ, कॉम्प्लीमेंट हो या ना हो, लेकिन एक सब्जेक्ट का होना और एक फाइनाइट वर्ब का होना अति आवश्यक है। इट इज़ मस्ट। तो मैंने आपको सेंटेंस और फ्रेज के बारे में इस वीडियो में आपको बताया कि सेंटेंस किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, सेंटेंस का क्या एग्जाम्पल है और फ्रेज का क्या एग्जाम्पल है। मैंने दोनों को सिस्टमैटिक तरीके से समझाया। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप यू विल हैव गॉट दिस difference between phrases and sentences from the core of your heart. Thank you and have a good day. Take care.